तो ये तो आपको पता ही है कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, लेकिन जो इनकी लाइन ऑफ वाइब्रेशन होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दे नीड सम मीडियम टू ट्रैवल। अगर एम्प्टी स्पेस हुआ, वैक्यूम हुआ, तो उसमें साउंड वेव्स कॉन्सिक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर सकती है। अच्छा, साउंड टोन्स को भी हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन इज प्योर टोन। तो प्योर टोन हम किस साउंड को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी हो। A sound wave consisting of a single frequency, that is called pure tone. तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है लाइक ट्यूनिंग फोक। तो हर किसी ट्यूनिंग फोक की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो सकती है। मिसाल के तौर पे वी हैव गॉट अ ट्यूनिंग फोक जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। तो आप इसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ जोर से हिट करें या आहिस्ता हिट करें तो उससे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी पे असर नहीं पड़ेगा। इट विल ऑलवेज वाइब्रेट एट इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। या इसी तरह हम एक गिटार स्ट्रिंग लें तो जो साउंड वो क्रिएट करेगी वो स्ट्रिंग, दैट विल बी ओनली अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम प्योर टोन कहेंगे। तो प्योर टोन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो दूसरी टाइप क्या होगी फिर, कॉम्प्लेक्स टोन। तो ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्स टोन है उसमें या तो दो फ्रीक्वेंसीज मिक्सड होंगी या दो से ज्यादा। A sound in which there are two frequencies mixed, कम से कम दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती है। So a sound in which there are two or more than two frequencies mixed together, तो ऐसी साउंड को हम कॉम्प्लेक्स टोन कहेंगे। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स टोन में अब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, कम से कम दो तो होंगी। तो जो टोन जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी, द टोन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम फंडामेंटल मोड कहते हैं। सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी उसको हम फंडामेंटल मोड कहते हैं। और जो बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो उनको हम ओवरटोन्स कहते हैं। सो कॉम्प्लेक्स टोन्स में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्सड होती हैं। तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो, जो सबसे स्लोवेस्ट वाइब्रेट करता हो, उसको हम फंडामेंटल टोन कहते हैं। और जो बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम ओवरटोन्स कहते हैं। और ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं। अच्छा, एक साउंड वेव के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, पिच। सो व्हाट इज पिच? पिच of a sound is the frequency of the fundamental tone। यानी कि इन जनरल साउंड जो है उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आप किसी की भी आवाज सुनेंगे या आप म्यूजिक सुनेंगे, कुछ भी सुनेंगे, तो उसमें सिर्फ एक ही टोन नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड नहीं होती है, बल्कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्सड होती हैं। तो उस साउंड के लिए अगर हमने पिच डिफाइन करना है तो पिच हम किसको कहते हैं? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल टोन। यानी इस साउंड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस टोन की है, जिसको हम फंडामेंटल टोन भी कहते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम पिच कहते हैं। तो चूंकि
डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो फंडामेंटल टोन है वो डिफरेंट होती है। हर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो that means the pitch of musical note of different musical instruments will be different. So every instrument, every human, because human भी sound generate करता है, तो हर किसी की अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक पिच होगी। एक और चीज है जो हम साउंड के लिए डिफाइन करते हैं, दैट इज क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी में हम देखते हैं कि जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं मिक्स्ड टुगेदर इन ए कॉम्प्लेक्स टोन, तो उसमें जो ओवरटोन्स हैं, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बगैर जो बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके एम्पलीट्यूड्स को हम कंपेयर करते हैं विद एम्पलीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल मोड। तो वो एम्पलीट्यूड कम है, ज्यादा है, बराबर है, तो दिस गिव्स क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द म्यूजिकल नोट। और ये जो क्वालिटी और टिम्बर है, this helps us to differentiate between sounds of two different sources, or we can say sounds of two humans। कि अगर हम फोन पे किसी से बात करते हैं तो हम बिना देखे दूसरे इंसान को पहचान लेते हैं उसकी आवाज से। वो बेसिकली we recognize the other person because of quality, not because of pitch। क्वालिटी की जो इंसान आवाज प्रोड्यूस करता है, तो ये भी पॉसिबल है कि पिच जो है वो सबका सेम हो, तो उससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हाँ, फिर जो ओवरटोन्स होते हैं, जो हायर फ्रीक्वेंसी के साउंड नोट्स होते हैं, तो उनका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता है फॉर डिफरेंट पीपल। सो दिस टिम्बर और क्वालिटी हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट between sounds of different sources of sound। साउंड्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज म्यूजिक एंड नंबर 2 इज नॉइज। तो म्यूजिक हम किसे कहेंगे? पहले तो मैं सब्जेक्टिव डेफिनिशन की बात करूंगा। सब्जेक्टिव डेफिनिशन का मतलब है कि इट इज परसेप्शन, इट इज डिपेंडेंट ऑन परसेप्शन ऑफ ए ह्यूमन। म्यूजिक हम उस साउंड को कहेंगे दैट प्रोड्यूसेस ए प्लीजिंग इफेक्ट और सेंसेशन ऑन अवर एयर। म्यूजिक हम उस आवाज को कहेंगे जिसको सुनना हमारे कानों को अच्छा लगे। Now this is a subjective definition because किसी इंसान को एक आवाज सुनना अच्छा लगेगा और दूसरे इंसान को वही आवाज सुनना बुरा भी लग सकता है। So this is not a scientific definition, this is subjective, it can vary from person to person। तो scientific definition क्या है? In terms of physics, म्यूजिक हम उस साउंड को कहेंगे that succeeds at regular intervals, यानी कि जिसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, बट चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट शुड बी रेगुलर। और जो एम्पलीट्यूड है उसमें कोई सडन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड में चेंज होती है, दैट शुड बी स्लो एंड ग्रेजुअल। तो कॉन्सिक्वेंटली जब एम्पलीट्यूड में सडन चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स लाउडनेस में भी कोई सडन चेंज नहीं होगी। तो फ्रॉम ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव व्यू, हम म्यूजिक उस साउंड को कहेंगे जो हमारे कानों को सुनना अच्छा लगे। लेकिन फिजिक्स में हम म्यूजिक उस साउंड को कहेंगे whose displacement changes with time regularly, and जिसका एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो
तो वो चेंज स्लो और ग्रेजुअल हो, सडन चेंज ना हो। तो उसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, म्यूजिक की एग्जांपल, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पियानो, लाइक गिटार, like harmonium, and like organ pipes, बांसुरी वगैरह. The second type of sound is noise. From a human perspective view, इसकी definition क्या होगी? The sound that produces jarring or displeasing effect on our ear. यानी एक ऐसी आवाज जिसको सुनना हमारे कानों पे बुरा असर डाले, जिसको सुनना एक इंसान पसंद ना करे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम नॉइज एक ऐसी आवाज को कहते हैं विच सक्सीड्स एट इररेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट की कोई वेल डिफाइंड वेरिएशन ना हो विद टाइम, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। एंड नंबर टू, अगर एम्पलीट्यूड में चेंज होती है, देयर इज सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड एज इज एविडेंट फ्रॉम दिस डायग्राम। तो जब एम्पलीट्यूड में सडन चेंज हो तो कॉन्सिक्वेंटली लाउडनेस में भी सडन चेंज होगी। तो इसकी हम एग्जांपल देख सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ गन, a metal plate falling on ground, bursting of a cracker, etc. So these are the examples of noise. Human audibility range, the range of sound जिसको human ears सुन सकते हो, तो इस रेंज को हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस या इंटेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज के बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि फ्रीक्वेंसी के किस वैल्यू से किस वैल्यू तक ह्यूमंस साउंड को सुन सकते हैं। तो the human range is on the average from 20 hertz, यानी मिनिमम 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड को इंसान के कान सुन सकते हैं, एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जिसको इंसान के कान सुन सकते हैं, दैट इज 20,000 हर्ट्ज। सो एक तो ये रेंज काफी वाइड है, एंड नंबर टू, 20 hertz is extremely slow frequency, low frequency, so that means human ears are very much sensitive. But this is average value. There is considerable variation between individuals, or especially with age. जब इंसान की एज बढ़ती है तो हायर फ्रीक्वेंसीज जो है वहां पे फिर वेरिएशन आती है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी डज नॉट रिमेन एट 20,000 hertz, it goes down. There is a gradual decline with age, and that is considered very much normal. अच्छा, 20 hertz से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज को हम infrasound कहते हैं। Any sound with a frequency below the audible range of hearing, that is एक ऐसी आवाज which has frequency less than 20 hertz, तो ऐसी आवाज को हम infrasound कहते हैं। And एक ऐसी आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी greater than 20,000 hertz हो, यानी a sound with a frequency above the audible range of hearing, तो ऐसी आवाज को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। Now let us define intensity of sound. Intensity of sound को हम define करते हैं as the average energy of sound transported per unit time. Now energy transported per unit time, that gives the power. So intensity of sound को हम define कर सकते हैं
या तो हम इसको डिफाइन करेंगे एज एवरेज एनर्जी ऑफ साउंड ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट टाइम, या हम डिफाइन करेंगे एवरेज पावर ट्रांसपोर्टेड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस which is held perpendicular to the direction of propagation. So supposing this is the direction of propagation of sound, so sound is traveling to the right horizontally, and obviously it is transporting energy with it. तो इस साउंड वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एक एरिया लेंगे और हम देखेंगे कि इस एरिया में से कितनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है पर यूनिट टाइम, और उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया। सो हम लिखेंगे पर यूनिट एरिया। नाउ बाय डेफिनेशन दिस गिव्स अस इंटेंसिटी, कि हमने एक एरिया लिया, उसको हमने रखा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ साउंड वेव, और हमने कैलकुलेट किया कि उस एरिया में से कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, उसको हम डिवाइड करेंगे टाइम और डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। So the intensity of sound will be given by I से हम intensity denote करते हैं। So the intensity of sound will be given by energy transported, energy को हम E से denote करेंगे, transported per unit time, so per unit time per unit area, तो area को हम capital A से denote करेंगे। So the intensity will be given by I is equal to energy transported per unit time. So E से हम energy of the sound wave denote करेंगे, T से time, और इसको divide करेंगे हम area of the surface held perpendicular. Now this energy per unit time gives power, तो इसको हम P से denote करेंगे, so it is power per unit area, so that gives intensity. तो यहाँ पे I that denotes the sound intensity, P it denotes the acoustic power, and A it is the area of the surface held normal to the direction of propagation. तो यहाँ से हम देखेंगे कि what is the SI unit of intensity of sound. तो यहाँ से हम इसको इवॉल्वेट कर सकते हैं। एनर्जी वो किसी भी चीज की हो तो इट इज SI यूनिट इज जूल, डिवाइडेड बाय टाइम तो उसका है सेकंड, डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर। अच्छा, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दिस कैन बी SI यूनिट, या जूल पर सेकंड, इसको हम वाट से भी डिनोट कर सकते हैं। सो वाट पर मीटर स्क्वायर, सो SI यूनिट कैन बी आल्सो वाट per meter square. Now the sound waves propagate in the medium, say for example in air, as spherical waves. Here point P is the point source of the sound waves, and it is emitting sound waves as three-dimensional waves, and they are traveling in three-dimensional space. तो अगर हम at a particular distance intensity देखना चाहें, मिसाल के तौर पे up to this distance, and supposing this distance is R. So we want to see what is intensity at a distance R from the source of sound. Let P denotes acoustic power,
of this point source P. So the intensity at a point at a distance r from this point source will be given by acoustic power divided by area held normal, area held normal to the point source. So that means the intensity of sound will be given by the acoustic power is P divided by the area held will be surface area of the sphere, and that will be 4 pi r square. And let us call this our equation number 1. Now, since P, the power of the sound source, is a constant, तो इक्वेशन 1 से हमें ये पता चलता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर. So that means the intensity of sound is inversely proportional to square of distance. जितना जितना हम source of sound से दूर जाएंगे, R will increase and intensity will decrease. This mathematical relationship between intensity of sound and distance, it is called inverse square relationship. Now we have got expression for intensity equal to P by 4 pi r square. What will be sound intensity at a distance r1? So supposing we have one distance here from the source of sound, and this distance is r1. Now it will be given by equation number 1 as I is equal to P divided by 4 pi r1 square. और चूंकि we are getting expression for intensity at a distance r1, तो इसको मैं denote करूंगा i1 से. So let this be our equation number 2. इसी तरह हम एक और distance पे देखना चाहेंगे what is intensity which is at a distance r2 from the point source. The sound intensity at a distance r2, again हम equation number 1 use करेंगे. तो उस इंटेंसिटी को हम I2 से डिनोट करेंगे. दैट विल बी गिवन बाय P बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर, एंड वी विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. लेट्स डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2. वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड पे I2 डिवाइडेड बाय I1 is equal to right hand side पे पहले equation 3 P divided by 4 pi R2 square all divided by, now equation 2 P divided by 4 pi R1 square. So P and P will get cancelled, 4 pi and 4 pi will get cancelled. This R1 square will go to the numerator. So we will get I2 by I1 is equal to R1 square by R2 square. और चूंकि राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एक ही पावर है, तो इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं दैट I2 by I1 is equal to R1 by R2 होल स्क्वायर. तो इस तरह हम दो इंटेंसिटीज को कंपेयर भी कर सकते हैं, और अगर आउट ऑफ द 4 क्वांटिटीज I1, I2, R1, R2 तीन का वैल्यू दिया हो, तो we can easily calculate the fourth term. So let us do a problem on this. The intensity of a source of sound at a distance 3 meters is
10 raised to power minus 2 watt per meter square. The question asks us what will be its intensity at a distance of 6 meter. तो जो सोर्स ऑफ साउंड है उसकी इंटेंसिटी दी गई है और उसकी डिस्टेंस भी दी गई है, तो इसको हम R1 I1 से डिनोट करेंगे. सो वी विल से गिवन when the distance is 3 मीटर, उसको हम कहेंगे R1. तो उसकी इंटेंसिटी दी गई है I1, that is 10 raised to power minus 2 watt per meter square. Now when the second distance is given, R2 is equal to 6 meter, वो इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है. सो I2 के साथ में क्वेश्चन मार्क रखूंगा. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? वी हैव गॉट रिलेशन दैट I2 by I1 equals R1 by R2 whole square. Since we have to see what is the value of I2, so हम I2 के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे. I2 will be given by, इसके डिनोमिनेटर में है I1, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, इनटू R1 डिवाइडेड बाय R2 होल स्क्वायर. नाउ राइट हैंड साइड पे जो भी पैरामीटर्स हैं सबके वैल्यूज गिवन है. R1 is 3 meter, R2 is 6 meter, and I1 it is 10 raised to power minus 2 watt per meter square. I leave the rest procedure to you. I will give you the answer. The answer is that I2 equals 2.5 into 10 raised to power minus 4 watt per meter square. Let us express the intensity of sound in terms of pressure of the medium and density of the medium. तो जब एक मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल करती है, प्रेशर चेंज होता है. और यही क्वेश्चन मैंने यूनिट 1 के यूनिट टेस्ट में पूछा था कि जो प्रेशर वेरिएशन है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ विच ऑसिलेशन या विच वेव. तो द करेक्ट आंसर वाज साउंड वेव. बिकॉज चाहे कोई ऑसिलेशन हो, चाहे कोई वेव हो, हमें देखना है कि उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू चेंज होता है अबाउट इट्स मीन वैल्यू, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो जब मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल होती है तो प्रेशर चेंज होता है, और जब प्रेशर चेंज होगा तो कॉन्सिक्वेंटली डेंसिटी ऑफ द मीडियम विल आल्सो वेरी. और जहां पे पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आएंगे वहां पे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, प्रेशर भी इंक्रीज होगा. तो उन रीजन्स ऑफ स्पेस को हम कंप्रेशंस कहते हैं. सो यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा है एंड कॉन्सिक्वेंटली डेंसिटी भी ज्यादा है. इसके अलावा स्पेस में कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली वहां पे प्रेशर भी कम होगा और डेंसिटी भी कम होगा. तो उन रीजन्स को हम एक्सपेंशन कहते हैं. तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन द प्रेशर विल बी लो as well as density also will be low. तो because of sound wave propagation, medium में pressure vary होता है and consequently density vary होता है. तो when a sound wave propagates through a medium, pressure as well as density vary. तो साउंड वेव को हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज द प्रोपेगेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम. तो लेट्स कंसीडर दैट साउंड वेव इज ट्रैवलिंग इन अ सिलेंडर which has certain cross sectional area and certain length.
So this is, it is cross sectional area, and this will be its length, and obviously it will be having some volume, and that volume will be given by, चूंकि ये एक सिलेंडर है, it will be given by the product of cross sectional area and length of the cylinder. Or the sound wave is traveling through this cylinder. Now, by definition, the intensity is given by intensity equals के कितनी साउंड एनर्जी फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इसको हम न्यूमरेटर में भी लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन द नेक्स्ट स्टेप we will exchange this length and area time. So we will get energy divided by length into area. So we will get multiplication में हमें मिलेगा length divided by, अब टाइम और लेंथ हमने एक्सचेंज किए हैं तो यहाँ पे हमें टाइम मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया into length of the cylinder. So this gives volume of the cylinder. So we will write energy. तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे वॉल्यूम into this is length traveled by sound per unit time. तो obviously this is velocity of sound. So multiplication में हम लिखेंगे into velocity of sound, या हम कहेंगे wave velocity. Now energy per unit volume, this is energy density. So we can write it as energy density multiplied by wave velocity. और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? Intensity. So we get intensity given by the product of energy density and wave velocity. तो यहाँ पे physical significance हमें ये मिलती है that intensity of a wave, अब यहाँ पे हम sound wave की बात कर रहे हैं, otherwise it applies to all waves. The intensity of any wave is given by the product of its energy density and its velocity, and we will call this equation number 4. Now a wave is basically coupled oscillations of particles of medium. तो supposing जो हमारी sound wave है, it is due to the simple harmonic motions of particles of medium which have got mass m and which are vibrating with angular frequency omega, and they have got amplitude a. Then energy of the wave will be given by 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और अगर हम इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहें,
the energy density will be given by energy divided by volume of the medium. So this will be equal to 1/2. हम वॉल्यूम डिवाइड करेंगे मास को, so it will be m divided by volume into omega square a square. Now the mass divided by volume, that is density of the medium, और डेंसिटी ऑफ मीडियम को हम रो से डिनोट करते हैं। तो अगर इसको हम अबो इक्वेशन में यूज करें तो वी विल गेट एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स 1/2। अब ये जो m by volume है, it is the density of medium rho, then there is omega square a square. So let us call this equation 5. So we have got equation number 4, which gives us intensity equal to the product of energy density and wave velocity. And we have got equation 5, which gives us expression for energy density. Let us use equation 5 into equation 4. That will give us intensity. So we will get intensity equals energy density. तो उसकी expression है 1/2 rho omega square a square, और इसको multiply करना है wave velocity, that is v. Let us call this equation number 6. Let us multiply and divide right hand side of equation 6 by rho v. So we will get intensity is equal to 1/2 rho omega square a square v into, तो multiply भी करेंगे rho v और divide भी करेंगे rho v। तो हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में rho into rho, so we will get rho square, then omega square a square, then v into v, that is v square, and divided by rho into v. तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में हर किसी का पावर 2 है, तो वी कैन राइट दिस एज 1/2 रो ओमेगा a v whole square divided by rho into v. This is intensity, and we will call this equation number 7. Now, according to Newton's formula, the speed of sound is given by the relation v is equal to under root bulk modulus b of the medium divided by rho, that is density of the medium. We will call this equation number 8. Now, by definition, bulk modulus is given by bulk modulus equals change in pressure divided by fractional change in volume. फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, और डिवाइड करना है कि ओरिजिनली फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या था, सो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम.
तो इसको अगर हम नोटेशन में लिखें, द बल्क मॉडुलस उसको हम B से डिनोट करेंगे, चेंज इन प्रेशर उसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम दैट विल बी dV डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम दैट विल बी V। लेकिन इसके साथ हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज जब हम प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम का वैल्यू डिक्रीज होगा, सो हियर इट विल बी अ माइनस साइन। तो वी विल कॉल दिस इक्वेशन नंबर 9। So here P, it is the change in pressure of the medium. Why? Because of propagation of sound wave. और जो dV by V है, it is the change in volume by original volume. तो इसको हम volumetric strain भी कह सकते हैं. So let us use equation number 9 in equation number 8. So we will get V equals under root B, उसकी जगह हम इक्वेशन नंबर 9 यूज करेंगे, सो इट विल बी P डिवाइडेड बाय माइनस dV बाय V, और डिवीजन में रो डेंसिटी भी है. Let us square on both sides. So we will square on left hand side as well as right hand side. तो right hand side पे square and root will go. So we will get V square equals P divided by minus dV by V into rho. तो यहाँ से हम P के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. तो P के डिवीजन में जो कुछ है इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. इट विल गेट मल्टीप्लाई टू V स्क्वायर. सो वी विल गेट V स्क्वायर रो इनटू माइनस dV by V. Let us call this equation number 10. Now we know that volumetric strain equals compression due to wave. That is volumetric strain dV by V equals compression due to wave. That means dy by dx. Let's call this equation number 11. Here y, it is the displacement of a particle whose position is x. And we can represent this wave as y equals a, which is amplitude, times sine of omega t minus kx. And let us call this as our equation number 12. So we shall differentiate it with respect to x. We will get dy by dx is equal to a, तो constant है, sin उसकी differentiation आएगी cos, so cos of omega t minus kx into, अब इस आर्ग्यूमेंट की इंटरनल डिफरेंशिएशन, वेल ओमेगा टी उसकी आएगी 0 माइनस इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगी k. सो दिस इक्वल्स माइनस a k into cos of omega t minus kx. We will use this in equation number 11. So we will get dV by V is equal to, which equals dy by dx, means minus a k into cos of omega t minus kx. Let us call this equation 13. So we have got equation number 13, which gives us expression for volumetric strain, and we have got equation number 10. Let us use equation number 13 in equation number 10.
यानी इक्वेशन नंबर 10 में जो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 13 से. So we will get P is equal to V square rho into minus, now dV by V, that is minus AK into cos of omega t minus kx. Minus and minus will cancel. We will get a plus sign here. So we will get V square rho A K into cos of omega t minus kx. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं that this equals V into V rho into AK cos of omega t minus kx. Let us call this equation number 14. Now velocity v, wavelength lambda, and frequency f, they are related as v equals f into lambda. इसी तरह जो propagation constant k, it is related to wavelength as k equals 2 pi by lambda. Let us use these values in equation number 14. So we will get P equals V, uski jagah F into lambda, then into V rho into A, then K, so uski jagah 2 pi by lambda, and we have got cos of omega t minus kx. तो यहाँ पे हम देखते हैं that lambda and lambda cancels. We will get V rho, then there is 2 pi and F A cos of omega t minus kx. So this is the equation which we have got, but the angular frequency omega, it is given by 2 pi times linear frequency f. So इसको हम इस equation में use करेंगे. We will get P is equal to V omega rho A into cos of omega t minus kx. तो अगर हम प्रेशर वेरिएशन का एम्पलीट्यूड देखना चाहेंगे, then we have to see what is the maximum value of cosine function, and the maximum value of cosine function is +1. So we will get P max equal to V omega rho into A. Let's call this equation number 15. And now let us use this equation number 15 in equation number 7. Our equation number 7 is that intensity equals 1/2. Then bracket के अंदर है rho omega AV का whole square divided by rho V. Now ये जो bracketed term है, using equation 15, it is P max. So we will get I equals P max का square divided by 2i rho into V. So this is relation between pressure, density of a medium and intensity of the sound wave. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है that intensity is directly proportional to the square of
maximum pressure variation. The threshold of hearing. Threshold of hearing is the faintest sound that a human ear can detect. कि सबसे कम इंटेंसिटी की साउंड जिसको इंसान का कान डिटेक्ट कर सकता है, सुन सकता है, उसको हम थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं. एंड इट्स वैल्यू इज 10 raised to power -12 watt per meter square. तो इसको हम I नॉट से डिनोट करते. The faintest sound that a typical human ear can detect, उसकी इंटेंसिटी है 10 raised to power -12 watt per meter square, और उसको हम I नॉट से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट जो हम साउंड के लिए डिफाइन करते हैं, दैट इज लाउडनेस. लाउडनेस और इंटेंसिटी में एक इंपॉर्टेंट फर्क है. इंटेंसिटी, it is an objective quantity. It can be measured by some device. Loudness जो है, loudness is a subjective quantity. It depends on the perception. तो जो intensity है, it is basically a stimulus. इंटेंसिटी किस इंटेंसिटी की साउंड है जो हमारे कान को टकरा जाती है. सो दिस इज द स्टिमुलस. इस स्टिमुलस का एक इंसान क्या परसेप्शन लेता है, उसको कितनी लाउड आवाज लगती है, तो दैट इज कॉल्ड लाउडनेस. So intensity is an objective quantity. It can be measured and it will have same value. But loudness is a subjective quantity. It will vary from person to person. एक आवाज एक इंसान को फेंट लगेगी, so it is possible कि दूसरे इंसान को वही आवाज loud लगेगी. So loudness is a measure of response of the air to the sound. कि हमारा कान कैसा रेस्पॉन्ड करता है. The amplitude of a sound obviously decides its intensity, and which is perceived by the ear as loud. So according to Weber-Fechner law, the loudness of sound, इसकी रिलेशन तो है विद इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो लाउडनेस भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन देयर इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, बट देयर इज रिलेशन इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम. द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू not to intensity but to logarithm of the intensity. So we can write L, if L denotes loudness, is directly proportional to log to the base 10 of intensity. तो इस proportionality को हम equality में convert कर सकते हैं. We can write L is equal to some proportionality constant K log of intensity, and we will call this equation number 1. So here the K, it is some suitable proportionality constant. तो अगर हम लाउडनेस देखना चाहें, लाउडनेस ऑफ साउंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग, तो दैट विल बी गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1 एज L की जगह हम फिर L नॉट यूज करेंगे, विल बी इक्वल टू K टाइम्स लॉग
ऑफ आई की जगह हम आई नॉट यूज करेंगे. आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ द थ्रेशहोल्ड ऑफ हेयरिंग. तो वी विल कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2. So we have got equation number 1 that gives the value of loudness in general, and we have also got equation 2 that gives loudness corresponding to the threshold of hearing. We will define another physical quantity, the intensity level of sound. ये हमें कैसे मिलेगा? Let us subtract equation 2 from equation first. तो लेफ्ट हैंड साइड पे है L, देन माइनस यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे है L नॉट, इक्वल्स, अब इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड पे है K टाइम्स log ऑफ I, देन माइनस इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड पे है K टाइम्स log ऑफ I नॉट. यहां पर हम K कॉमन आउट करेंगे, सो वी विल गेट K इंटू log ऑफ I माइनस log ऑफ I नॉट. यहां पर हम log की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट log ऑफ m माइनस log ऑफ n इक्वल्स log ऑफ m डिवाइडेड बाय n. तो इस पे हम अप्लाई करके वी कैन राइट देन K इंटू log ऑफ I डिवाइडेड बाय I नॉट. और जो L माइनस L नॉट है, इसकी जगह हम लिखेंगे बीटा, द सबट्रैक्शन ऑफ द टू लाउडनेसेस. सो वी गेट दिस रिलेशन, बीटा इक्वल्स K times log of I by I naught, and we will call this equation number 3. This beta is called the intensity level of sound. Beta equals the subtraction of the two values of loudness, L minus L naught, and it is known as the intensity level of sound. So equation 3 gives us the intensity level of sound. What about its units? अगर इसमें हम K का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें, then the unit will be bell. So beta equals K का वैल्यू 1 है, so it is log of I by I naught, तो यूनिट होगा bell. और अगर हम इक्वेशन 3 में K का वैल्यू 10, और अगर हम इक्वेशन 3 में K का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करें, बीटा इक्वल्स 10 टाइम्स log of I by I naught, then the unit will be decibel. बेल को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं, और डेसी विल बी स्मॉल d एंड बेल विल बी कैपिटल B. So dB, D small, B capital stands for decibel. So obviously, 1 bell equals 10 decibels. So 1 B equals 10 dB. Okay, so this is equation number 3, and equation number 3 gives us the intensity level beta in terms of the intensity of sound, and
This is intensity for threshold of hearing. लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंटेंसिटी लेवल दी गई हो और हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी. सो दैट मीन्स कि हमें इक्वेशन नंबर 3 की इनवर्स रिलेशन देखना है. तो हाउ वी कैन डू दैट? We will rearrange left hand side and right hand side. राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे. सो वी कैन राइट log ऑफ I by I नॉट इक्वल्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटेंसिटी लेवल बीटा है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप, वी विल टेक एंटी लॉग टू द बेस 10. ये यहाँ पे जो लॉग है it is not natural log, it is common log, यानी log to the base 10. यानी कि यहाँ पर दोनों साइड्स पे जो क्वांटिटीज हैं इनको हम पावर्स बनाएंगे, पावर्स, और बेस रखेंगे 10. यानी we will get 10 raised to power log to the base 10 of I by I naught इक्वल्स, इसी तरह राइट हैंड साइड पे 10 रेज टू पावर बीटा. अच्छा, 10 रेज टू पावर एंड log to the base 10, these nullify each other's effect, so we get on left hand side only I by I naught, और राइट हैंड साइड पे है 10 रेज टू पावर बीटा. तो यहां से हमें इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी. इस I नॉट को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. दिस I नॉट इज हियर इन डिनोमिनेटर, ये राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो I नॉट into 10 raised to power beta. So this is the inverse relation, and this inverse relation gives us intensity in terms of beta. So let us do few problems on intensity and intensity level. Number one problem is that the intensity of a source of sound is 10 times the intensity of threshold of hearing. So that means given is the intensity of source of sound, उसको हम I से denote करेंगे. This is 10 times the intensity of threshold of hearing, that is, it is 10 times I naught. So what is required? The question asks us determine intensity level. So that means we have to determine beta. So we have got expression that beta equals log to the base 10 of I by I naught. तो यहाँ पर यूनिट रहेगा बेल. So this will be equal to log to the base 10. तो I की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे given 10 times I naught, और डिनोमिनेटर में है I naught and its unit will be bell. तो I naught and I naught will go. So we are left with log to the base 10 of 10 unit bell. Now log of 10 to the base 10 is equal to 1. So we get equal to 1 bell. और अगर हम डेसिबल में लिखना चाहें then it is 10 decibels. और डेसिबल्स को हम स्मॉल d कैपिटल B से भी डिनोट करते हैं. So the answer is 1 bell or 10 decibels. चलिए एक और प्रॉब्लम करेंगे, एंड ये प्रॉब्लम हम करेंगे थ्रेशहोल्ड ऑफ पेन. तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज थ्रेशहोल्ड ऑफ पेन. पहले हमने डिफाइन किया था थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग के मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड
जिसको इंसान सुन सकता है। नाउ वी शैल डिफाइन थ्रेशहोल्ड ऑफ पेन। तो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हमारे कानों पे पेनफुल सेंसेशन क्रिएट करे, तो उस इंटेंसिटी को हम थ्रेशहोल्ड ऑफ पेन कहेंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल आई एंड सबस्क्रिप्ट पी, एंड इट इज वैल्यू इज 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इतनी इंटेंसिटी हो साउंड की, तो यहां से हमारे कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो we have to determine intensity level for threshold of pain. So again we will use beta equals log to the base 10। तो यहां पर I की जगह हम IP यूज करेंगे, तो बीटा के साथ भी P यूज करेंगे। P stands for threshold of pain divided by I naught, and the units will be bell. Let us substitute the values of IP and I naught. Log to the base 10 IP, its value is 1 watt per meter square divided by I naught, यानी इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग, उसका वैल्यू है 10 raised to power -12 watt per meter square, and the unit is bell. So watt per meter square will cancel in numerator and denominator, और डिनोमिनेटर में ये 10 raised to power -12 है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर प्लस बनेगा। So we will get log to the base 10 of 10 raised to power 12 bell। अच्छा, log की एक प्रॉपर्टी है, वो मैं यहाँ पे लिख लूं, that if we have got log of some parameter m raised to power n, this n comes down and we get n times log of m. So that means यहाँ पे जो 10 का power 12 है, it will come down and it will get multiplied, and we will get 12 into log to the base 10 of 10 bell. And we know that log to the base 10 of 10 equals 1. So that means beta is 12 bell, या अगर हम डेसिबल में लिखना चाहें, सो मल्टीप्लाई 10 करें, 120 डेसिबल। दैट इज द आंसर। एक और प्रॉब्लम करेंगे हम। A mosquito's buzz is often rated with a decibel rating of 40 decibel. नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो दो इंसान तकरीबन 1 मीटर की डिस्टेंस पे नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी लेवल रेटिंग है, दैट इज 60 डेसिबल। द क्वेश्चन आस्क्स हाउ मेनी times more intense is normal conversation compared to a mosquito's buzz। तो हमने इन दोनों के दरमियान देखना है इंटेंसिटी का रेशो निकालना है या कंपेयर करना है, एंड द ऑप्शंस आर A2, B20, C100 एंड D200। तो यहां पे हम लिखेंगे कि वी विल यूज द इनवर्स रिलेशन I is equal to I naught into 10 raised to power beta। तो एक तो हम मॉस्किटो के लिए यूज करेंगे, तो यहां पर भी बीटा फॉर मॉस्किटो, और इसी तरह हम नॉर्मल कन्वर्सेशन, तो हम लिखेंगे C फॉर कन्वर्सेशन विल बी इक्वल टू I naught into 10 raised to power beta, और यहाँ पे बीटा भी कन्वर्सेशन। So you can say this is our equation number 1, this is our equation number 2। तो
Let us divide equation 2 by first. So we will get intensity for normal conversation divided by intensity of mosquito equals I naught into 10 raised to power beta for conversation divided by I naught into 10 raised to power beta for mosquito. I naught and I naught will go. So we will get 10 raised to power beta of conversation into इस डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर माइनस बनेगा. It will become 10 raised to power minus beta of mosquito. So we get लेफ्ट हैंड साइड पे है इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मॉस्किटो इक्वल्स राइट हैंड साइड पे बेसिस आर सेम powers will be added, so it will be 10 raised to power beta of conversation minus beta of mosquito. Now we can substitute the values, so we will write 10 raised to power beta for conversation. Beta for conversation is 60 decibel, that means 6 bell, and beta for mosquito is 40 decibel, means 4 bell. तो हम यहाँ पे जो बीटा हमने अप्लाई करना है we have to use in terms of bell, not decibel. तो 10 raised to power पहले हम लिखेंगे बीटा for conversation, that is 6, minus फिर हम लिखेंगे बीटा for mosquito, that is 4. So it is 10 raised to power 6 minus 4 is 2, so it is 100. So the correct option is C, 100. Let us do another problem. A concert results in 120 decibel sound level. So this is beta for concert. A headphone जो हम यूज करते हैं घरों में, its rating is 90 decibel. The question asks us how many headphones would be needed to produce the same intensity as concert, and the options are 20, 200, 500, 1000. प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो इससे पहली वाली प्रॉब्लम में हमने किया है. तो the given quantities are, the intensity level for concert is 120 decibels, that means 12 bells, and beta for headphone is 90 decibels, that means 9 bells. तो हम दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे in terms of intensity. Intensity of concert will be equal to I naught into 10 raised to power beta for concert, and intensity of headphone will be equal to I naught into 10 raised to power beta of headphone. So let us call this equation number 1. Let us call this equation number 2. यहाँ पे intensity of concert ही ज्यादा होगी, तो we will divide equation first by second. So we will get IC by IH is equal to, तो जब हम इन दोनों को divide करेंगे, I naught and I naught will go, we will get 10 raised to power beta C by 10 raised to power beta H is equal to 10 raised to power beta C into, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस बनेगा, it will be 10 raised to power minus beta H. So we will get IC by IH is equal to 10 raised to power beta C. Bases are same, powers will be added, so minus beta H. Let us substitute the values. 10 raised to power beta C, that is 12, minus beta H, that is 9. So this is 10 raised to power 3, so it is 1000.
So intensity of concert is 1000 times the intensity of headphone. So that means कि अगर हम 1000 headphones मिलाएं तब कहीं जाके वो कंसर्ट की इंटेंसिटी के बराबर होगा. So the correct answer will be option D, 1000. Let us compare intensity and loudness. जैसा कि मैं ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूं कि जो इंटेंसिटी है, इट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी. It is measured scientifically, while loudness is a subjective quantity. It is dependent कि एक इंसान के कान कैसा परसीव करते हैं साउंड की लाउडनेस को, एंड यू नो परसेप्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और विद एज जो एक इंसान की ऑडिबिलिटी है उस पर असर पड़ता है. तो एक एज्ड इंसान को ऐसा लग सकता है कि एक आवाज कम लाउड है एज कंपेयर टू एन अडल्ट पर्सन. सो लाउडनेस इज ए सब्जेक्टिव क्वांटिटी. इंटेंसिटी इसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट्स ऑफ वाट पर मीटर स्क्वायर. और लाउडनेस it is basically log of the ratio of two intensities. So basically it is a dimensionless quantity and we measure it in decibels or bells. Intensity, it is independent of sensitivity of human ear, because इसको हम mathematically calculate करते हैं. Intensity is directly proportional to the square of amplitude. लेकिन loudness जो है, it depends on sensitivity of human ears. अच्छा, human audibility range लेक्चर के शुरू में हमने human audibility range पढ़ा था, मिनिमम से मैक्सिमम. लेकिन वहां पे हमने इसको डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड जो इंसान सुन सकता है दैट इज 20 हर्ट्ज, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड जो इंसान सुन सकता है दैट इज 20,000 हर्ट्ज. सो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक दैट इज ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो इस वक्त हम देखेंगे in terms of intensity and intensity level. So human range can describe the range of frequencies that can be heard by humans, although it can also refer to the range of levels. तो अगर हम frequency की बात करें, then human ear can listen from a minimum frequency of 20 hertz to a maximum of 20,000 hertz. अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो इंसान सुन सकता है दैट इज 10 raised to power -12 watt per meter square. इसको हम थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग भी कहते हैं, एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू an intensity level of 0 decibels. तो अगर हम मैक्सिमम देखना चाहें, the threshold of pain for humans is 1 watt per meter square. This is the maximum intensity that a human can listen without pain, and this corresponds to 120 decibel in terms of intensity level. तो हम कह सकते हैं कि the human ear has a dynamic range from 0 decibels to 120 decibels in the intensity level.